नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आरके कैटलिस्ट क्लासेस की नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरे यानी कि रजनीश कुमार के साथ आरके कैटलिस्ट क्लासेस। आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर सेकंड कक्षा 10 का विज्ञान का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। जी हाँ मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बेहतर नॉलेज मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकंड साइंस में, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो मित्रों, इस चैप्टर से बोर्ड में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अम्ल के बारे में, अम्ल या एसिड के बारे में। अम्ल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या गुणधर्म होते हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अम्ल के बारे में। भाई, अम्ल क्या होता है? यदि अम्ल या एसिड की बात की जाए तो ये लैटिन भाषा के ईसर शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा के एसर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उनमें अम्ल पाया जाता है। ऐसे सभी पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, उसमें कोई ना कोई अम्ल उपस्थित होता है। अब बात आती है, अगर अम्ल की बात की जाए तो ये अम्ल का स्वाद कैसा है? खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो वे सभी पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन सभी को अम्ल कहा जाता है। जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन सभी को अम्ल कहा जाता है। यदि अम्ल की आधुनिक अवधारणा की बात की जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है अम्ल की आधुनिक अवधारणा बताइए। तो आधुनिक अवधारणा की यदि हम बात करें तो आधुनिक अवधारणा क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है अम्ल के लिए? तो देखिए, आरहेनियस के अनुसार जो अम्ल होते हैं, या वे सभी आरहेनियस के अनुसार जो अम्ल होते हैं, या वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहा जाता है। तो वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उन सभी को अम्ल कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो ये HCl को यदि हम जल में घोलें, इसका विलयन जल के साथ बनाएं, तो यहाँ से हमें H+ प्राप्त होगा और साथ में Cl- प्राप्त होता है। यदि हम HNO3 की बात करें तो HNO3 का जलीय विलयन बनाने पर हमें यहाँ से H+ प्राप्त होता है और NO3-। ठीक इसी प्रकार यदि हम H2SO4 को देखें तो यहाँ से हमें H+ प्राप्त होता है और HSO4-। लेकिन ये जो HSO4- प्राप्त हुआ, इसमें ये जो H है ये भी वियोजित हो जाता है, अर्थात आयन रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार हमें 2 H+ प्राप्त होते हैं और SO4-2- आयन प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, इन सभी को अम्ल कहा जाता है। ये है अम्लों का मॉडर्न कॉन्सेप्ट या आधुनिक अवधारणा। अब इसके उदाहरणों की बात की जाए तो उदाहरण आपके सामने हैं HCl, HNO3, H2SO4, साथ ही साथ CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है और ये एसिटिक अम्ल कहलाता है। अब बात आती है, ये जो H+ उत्पन्न हुआ है, क्या ये H+ रूप में ही रहता है? देखिए, एक वैज्ञानिक थे ब्रांस्टेड और लॉरी नाम के वैज्ञानिक ने 1923 में बताया। ब्रांस्टेड और लॉरी
नाम के वैज्ञानिक ने 1923 में बताया, इन्होंने बताया कि जो अम्ल से उत्पन्न H+ है, ये H+ जल के अणु के साथ मिल जाता है, जल के अणु के साथ मिल जाता है और H3O+ बनाता है। इसे हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, इसे हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। अब देखिए, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी नाम के वैज्ञानिक ने 1923 में बताया कि अम्ल द्वारा उत्पन्न जो H+ होता है वो जल के साथ मिल जाता है और H3O+ बना लेता है, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो अम्ल के बारे में हम बात करें, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अगर जलीय विलयन ना हो तो क्या होगा? देखिए, ये केवल और केवल जलीय विलयन में H+ आयन दे रहे हैं और H+ आयन के कारण इनके गुणधर्म अम्लीय होते हैं। अगर जलीय विलयन ना हो तो ये H+ आयन नहीं देते और H+ आयन नहीं देते तो इनका व्यवहार अम्लीय नहीं होता। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCl गैस शुष्क अवस्था में है, वो नीले लिटमस पेपर का रंग चेंज क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती क्योंकि HCl गैस शुष्क अवस्था में है और नीले लिटमस पेपर का रंग चेंज करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? H+ आयन होना चाहिए। अब जलीय विलयन तो है नहीं, नमी है नहीं, तो H+ आयन आएगा नहीं और H+ आयन नहीं आएगा तो उसका व्यवहार अम्लीय नहीं होगा, जिसके कारण वो लिटमस पेपर का रंग चेंज नहीं करेगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उन सबको अम्ल कहा जाता है। या जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है उनमें अम्ल पाया जाता है। अब देखिए, कुछ खट्टे पदार्थों की बात कर लेते हैं जिनमें अम्ल उपस्थित होता है। तो देखते हैं भाई कौन कौन से खट्टे पदार्थ हैं जिनमें अम्ल पाया ज्यादा है। अब देखिए, इमली स्वाद में खट्टी होती है, तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? इसके अलावा टमाटर स्वाद में खट्टा होता है, तो इसमें कौन सा अम्ल होता है? इसके अलावा संतरा स्वाद में खट्टा होता है, नींबू है, संतरा है, नींबू है, ये स्वाद में खट्टा होता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जा रहा है? इसके अलावा बात की जाए सिरका, जिसे सामान्यतः छिरका कहते हैं, इसमें कौन सा अम्ल पाया जा रहा है? इसके अलावा दही में कौन सा अम्ल पाया जा रहा है? इसके अलावा बात करें चींटी का डंक, इसमें कौन सा अम्ल पाया जा रहा है? तो इन सब में कोई ना कोई अम्ल पाया जा रहा है। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार पूछा भी गया है कि टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। तो देखिए, इमली की यदि बात करें तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। संतरा या नींबू की बात करें तो इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। यदि हम सिरका की बात करें तो इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। अगर दही की बात करें तो इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। अगर हम चींटी के डंक की बात करें तो इसमें पाया जाता है मैथेनोइक अम्ल। ठीक, चींटी का डंक हुआ, बिच्छू का डंक हुआ, इन सब में मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये कुछ प्राकृतिक पदार्थ हैं। इन प्राकृतिक पदार्थों में आपने देखा कि कोई ना कोई अम्ल पाया जा रहा है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जा रहा है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जा रहा है, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जा रहा है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जा रहा है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जा रहा है, चींटी के डंक में मैथेनोइक अम्ल पाया जा रहा है। तो जितने भी स्वाद में खट्टे पदार्थ वाले पदार्थ होते हैं उन सब में कोई ना कोई अम्ल उपस्थित होता है। तो अब बात आती है अम्ल के प्रकारों की। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकारों में इन्हें वियोजित किया जा सकता है? सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? तनु अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर प्रकार की बात की जाए, इसके टाइप्स की बात की जाए,
तो सबसे पहले आता है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? कॉन्संट्रेटेड एसिड किसे कहते हैं? दूसरा आता है तनु अम्ल। डाइल्यूटेड एसिड किसे कहते हैं? तनु अम्ल किसे कहते हैं? इसके अलावा तीसरा होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? और चौथा आता है दुर्बल अम्ल, वीक एसिड किसे कहते हैं? और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? अब देखिए सांद्र अम्ल की बात की जाए तो सांद्र किसे कहा जाए? तो देखिए वे सभी अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा बहुत कम हो, उन सबको सांद्र अम्ल कहते हैं। जब अम्ल एकदम प्योर स्टेट में हो, उसमें जल ना हो या बहुत कम जल हो, तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। आपने देखा होगा लैब में बॉटल्स पर लिखा रहता है सांद्र HCl या कॉन्सेंट्रेटेड HCl, सांद्र HNO3। तो सांद्र का मतलब होता है कि उसमें अम्ल जो है एकदम प्योर स्टेट में है, उसमें जल बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है, तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है तनु अम्ल। तनु का मतलब जस्ट इसका अपोजिट, जिसमें अम्ल की मात्रा बहुत कम हो और जल की मात्रा अधिक हो। जिसमें अम्ल की मात्रा बहुत कम हो, जल की मात्रा अधिक हो, उसे तनु अम्ल कहते हैं। अब जल की मात्रा आपने बढ़ा दी, अम्ल बहुत कम लिया है और उसमें बहुत सारा जल मिला रखा है, तो वो अम्ल क्या कहलाएगा? तनु अम्ल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आता है प्रबल अम्ल। प्रबल किसे कहा जाए? देखिए अम्ल की प्रबलता मापी जाती है H+ आयनों की मात्रा पर। जिस अम्ल से या जो अम्ल अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करता है, जो अम्ल अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करता है या जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। वे सभी अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं या पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे HCl प्रबल अम्ल है, HNO3 प्रबल अम्ल है, H2SO4 प्रबल अम्ल है, तो ये सभी प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं या अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। नेक्स्ट आता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसे कहा जाए? अब देखिए दुर्बल अम्ल, तो देखिए वे सभी अम्ल जो जलीय विलयन में बहुत ही कम मात्रा में H+ आयन देते हैं या पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, उन सभी को दुर्बल अम्ल कहा जाता है। यदि उदाहरण की बात की जाए तो जैसे CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल होता है और ये दुर्बल अम्ल कहलाता है, वीक एसिड कहलाता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता, बहुत कम मात्रा में आयनित होता है। तो आपने देखा अम्ल के प्रकारों को। अब देखें अम्ल जो होता है इसके प्रकार कितने थे भाई? 4। सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। अम्ल में अम्ल की मात्रा अधिक, जल की कम, सांद्र अम्ल। अम्ल में जल की मात्रा अधिक, अम्ल कम, तनु अम्ल। ज्यादा मात्रा में H+ दे रहा है, अधिक मात्रा में H+ आयन दे रहा है, प्रबल अम्ल। कम मात्रा में H+ आयन दे रहा है, दुर्बल अम्ल। इनके एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। तो हम लोगों ने देखा अम्ल किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्षारक के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्षारक के बारे में। क्षारक या बेस किसे कहते हैं? क्षारक या बेस किसे कहा जाता है? आप देखते हैं भाई क्षारक या बेस किसे कहते हैं, कौन कौन से आयन देगा, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए क्षारक की यदि बात की जाए क्षारक या बेस की यदि बात करें तो देखिए
वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं या छूने पर साबुन जैसे चिकने दिखाई देते हैं, स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने दिखाई देते हैं, स्पर्श करने पर चिकने दिखाई देते हैं, उन सभी को क्षार कहते हैं या ऐसे पदार्थों में क्षार उपस्थित होता है। वे सभी पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर चिकने होते हैं, उन सभी में क्षारक उपस्थित होता है, क्षारक उपस्थित होता है। अब बात आती है ये कौन से लिटमस पेपर का रंग चेंज करेंगे। तो देखिए, वे सभी पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, वे सभी पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उन सभी को क्षारक कहा जाता है। यदि आधुनिक अवधारणा की बात की जाए तो वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, उन सभी को क्षारक कहा जाता है। अगर उदाहरण की बात की जाए तो देखिए, हमने यहाँ पर लिया है NaOH, इसका यदि हम जलीय विलयन बनाएं, इस NaOH का यदि हम जलीय विलयन बनाएं तो यहाँ से हमें Na प्लस प्राप्त होता है और साथ में OH माइनस आयन प्राप्त होता है। ऐसे ही यदि हम KOH को लें तो यहाँ से हमें K प्लस प्राप्त होता है और OH माइनस आयन प्राप्त होता है। इन दोनों ही स्थानों पर आप देख पा रहे हैं OH माइनस आयन प्राप्त हो रहा है। तो वे सभी पदार्थ जिनका जलीय विलयन करने पर या जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, उन सभी को क्षारक कहते हैं। OH माइनस आयन को हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्सिल आयन कहा जाता है। OH माइनस को हाइड्रोक्सिल आयन कहा जाता है। ओके, अब बात की जाए इनके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स आपके सामने हैं NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सामान्यतः इसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। KOH ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, सामान्यतः इसे कास्टिक पोटास कहते हैं। NaOH, QOH, इसके अलावा जो है CaOH का होल ट्वाइस ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। MgOH का होल ट्वाइस ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। तो ये सभी जो है क्षारक के उदाहरण होते हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करें, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है क्षार और क्षारक को लेकर के। तो देखिए पॉइंट होता है, वे सभी क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, वे सभी क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, वे सभी क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें क्षार कहा जाता है, उन्हें क्षार कहा जाता है। अब देखिए, जो जल में घुलनशील है उन्हें क्षार कह रहे हैं, जो जल में घुलनशील नहीं है उन्हें क्षारक कहते हैं। तो यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं या सभी क्षारक क्षार होते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं या सभी क्षारक क्षार होते हैं, कौन सी बात सही है। तो देखिए, वे सभी क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, लेकिन जो क्षार हैं वो क्षारक भी तो हैं, तो जो क्षार हैं वो क्षारक भी हैं, अतः ये बात सही है। सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक, तो इस पॉइंट को आप देखिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग इसके बाद बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लवण। तो अम्ल के बारे में हम लोगों ने देखा, क्षारक के बारे में हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं लवण के बारे में। अम्ल क्षारक के बारे में हम जो लोग पढ़ चुके हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं उनमें क्षारक उपस्थित होता है। अब इसके बाद हम लोग जो है लवण के बारे में बात करते हैं। लवण किसे कहा जाता है, सॉल्ट किसे कहा जाता है। तो देखिए बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। देखिए लवण क्या है, सॉल्ट किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वे सभी पदार्थ जो
जलीय विलयन में ना तो H प्लस आयन देते हैं, ना तो H प्लस आयन देते हैं और ना ही OH माइनस आयन देते हैं, ना तो H प्लस आयन देते हैं और ना ही OH माइनस आयन देते हैं, बल्कि इनके स्थान पर कोई दूसरे धनायन और ऋणायन देते हैं। इनके स्थान पर कोई दूसरे धनायन और ऋणायन देते हैं, उन्हें लवण कहते हैं या सॉल्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl, यदि इसका जलीय विलयन बनाएं तो हमें यहाँ से Na प्लस आयन प्राप्त होगा, Cl माइनस आयन प्राप्त होगा। हमें धनायन अर्थात प्लस वाला आयन तो प्राप्त हुआ, ऋणायन अर्थात माइनस वाला आयन तो प्राप्त हुआ, लेकिन H प्लस प्राप्त नहीं हुआ और ना ही OH माइनस प्राप्त हुआ। तो ऐसे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में ना तो H प्लस देते हैं ना OH माइनस देते हैं, बल्कि उनके स्थान पर कोई दूसरे धनायन और ऋणायन देते हैं, उन्हें लवण कहते हैं, उन्हें लवण कहते हैं। अब अगर इन्हें बनाने की बात की जाए कि बनाया कैसे जाए लवण को, तो देखिए जब हम अम्ल और क्षारक को आपस में मिला देते हैं, अम्ल और क्षारक को आपस में मिला देते हैं तो लवण प्राप्त होते हैं। लेकिन इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहा जाता है। कुछ किताबें इसी को जो है अम्ल की परिभाषा लिखती हैं। अम्ल जो है HCl है, यहाँ पर हमने लिया, क्षारक की जगह हमने NaOH लिया है और इनको मिलाने पर हमें जो प्राप्त होगा, यहाँ से Cl यहाँ से Na मिल जाएगा, बन गया NaCl और OH और H के मिलने से बनेगा जल H2O। तो जब भी हम अम्ल और क्षारक की क्रिया कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होते हैं। इसे परिभाषा के तौर पर पेश किया जाता है। दरअसल ये उदासीनीकरण की क्रिया है। परिभाषा ये है, वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में ना तो H प्लस देते हैं ना OH माइनस देते हैं, बल्कि उनके स्थान पर कोई दूसरे धनायन और ऋणायन देते हैं, उन्हें लवण कहते हैं, उन्हें लवण कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे ये NaCl है, NaCl के अलावा KCl है, CaCl2 है, AlCl3 है, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं लवण के। तो अभी हम लोगों ने केवल परिभाषाओं की बात की है अम्ल, क्षारक और लवण की। अम्ल क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। क्षारक क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। लवण क्या होते हैं? जो ना तो H प्लस देते हैं ना OH माइनस देते हैं, बल्कि उनके स्थान पर कोई दूसरे धनायन और ऋणायन देते हैं, उन्हें लवण कहते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, इनका स्वाद जो है नमकीन हो सकता है। ठीक, तो अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं इसके बाद अम्ल और क्षारक की पहचान करने के लिए। अम्ल और क्षारक की पहचान कैसे की जाए तो उसके बारे में हम लोग जो है बात करने वाले हैं। अम्ल और क्षारक की पहचान कैसे की जाए, आखिर कौन सी विधियां होती हैं जिनके जरिए हम लोग अम्ल और क्षारक की पहचान करते हैं। देखिए आपके लिए दो बर्तन दिए गए, मान लीजिए इस तरह से, ये इसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है और ऐसे ही एक दूसरा पदार्थ है, यहाँ पर एक दूसरा बर्तन है, इसमें भी। अब आपसे कहा गया कि यहाँ पर ये जो दो बर्तन हैं A और B नाम के, इसमें एक में अम्ल है और एक में क्षारक। पहचान कीजिए कि कौन से में अम्ल है कौन से में क्षारक। तो वही पहचान कैसे की जाए, तो पहचान करने के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी जानकारी का प्रयोग करेंगे। एक लेकर आएंगे लिटमस पेपर और लिटमस पेपर को इनमें बारी बारी से डुबोएंगे। अब अगर नीले लिटमस पेपर का रंग लाल हो गया तो नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देता है? अम्ल कर देता है, तो उस बर्तन में होगा अम्ल। और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे उस बर्तन में होगा क्षारक। पहचान हो जाएगी। लेकिन अब देखिए ऐसे ही इनकी पहचान करने के लिए हम लोग कुछ सूचकों का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है, नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों की है सूचक। इंडिकेटर किसे कहा जाता है? सूचक क्या होते हैं, किस काम में आते हैं,
क्या उपयोग हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं भैया आगे। अब देखिए सूचक इंडिकेटर क्या है, तो वे सभी पदार्थ जो अम्ल और क्षारक की पहचान कराते हैं, वे सभी पदार्थ जो अम्ल और क्षारक की पहचान कराते हैं उन सभी को सूचक कहा जाता है। वे सभी पदार्थ जो अम्ल या क्षारक की पहचान कराते हैं या पदार्थों के अम्ल या क्षारक होने की पहचान कराते हैं उन सभी को सूचक कहा जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो जैसे लिटमस पेपर अम्ल और क्षारक की पहचान करा रहा है भाई, सूचक की तरह प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे ही हल्दी, ऐसे ही हाइड्रेंजिया के पुष्प ये सूचक की तरह प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा जो है मेथिल ऑरेंज, इसके अलावा जो है ऑरेंज, इसके अलावा फिनाल्थलीन, तो ये सभी सूचक की तरह प्रयोग किए जाते हैं जो विशेष प्रकार के रंग को बदल देते हैं, इसलिए पहचान हो जाती है कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षारक, तो हमें पता चल जाता है और ऐसे सभी पदार्थों को सूचक कहा जाता है। तो वे सभी पदार्थ जो किसी भी पदार्थ के अम्ल या क्षारक होने की पहचान कराते हैं उन सभी को सूचक कहा जाता है। बात आती है सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं भाई सूचक के प्रकार। तो देखिए सूचक जो होते हैं सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? पहला होता है प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा होता है कृत्रिम सूचक, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। तो प्राकृतिक कौन कौन से होते हैं? देखिए वे सभी पदार्थ जो सामान्यतः प्रकृति में पाए जाते हैं और अम्ल और क्षारक की पहचान कराते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे हल्दी, प्याज, लौंग, हाइड्रेंजिया के पुष्प, तो ये सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं अर्थात प्रकृति में पाए जाते हैं और अम्ल तथा क्षारक की पहचान कराते हैं, अतः इन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। अब बात आती है कृत्रिम सूचक की। कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं? तो वे सभी पदार्थ जो मानव के द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, वे सभी पदार्थ जो मानव के द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उन सभी को कृत्रिम सूचक कहते हैं। मानव के द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, मानव के द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, कृत्रिम सूचक कहते हैं। उदाहरण की यदि हम बात करें कृत्रिम सूचक की, तो जैसे मिथाइल ऑरेंज, इसके अलावा फिनाल्थलीन। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनाल्थलीन ऐसे सूचक हैं जो मानव के द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए, अतः इन्हें कृत्रिम सूचक कहा जाता है। अब हम लोग जो है आगे पढ़ने वाले हैं इसके बाद कि ये जो प्राकृतिक और कृत्रिम सूचक होते हैं आखिर ये किस तरीके से रंग को बदल देते हैं, किस तरीके से जो है अम्ल क्षारक की पहचान कराते हैं, उस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन सा सूचक अम्ल या क्षारक के साथ कौन सा रंग देता है। तो इसके लिए देखिए आपके सामने एक लिस्ट बनी, अम्ल के साथ रखते हैं तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही क्षारक के साथ ले जाते हैं या क्षारक के साथ मिलाते हैं तो इसका रंग पीले से कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। आपने देखा भी होगा जब भी आपके कपड़ों पर कभी भी हल्दी के दाग लग जाते हैं और उन्हें हम साबुन से साफ करना चाहें, अब साबुन में क्षारक है तो क्षारक की उपस्थिति में दाग या धब्बा कैसा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। नेक्स्ट अगला है लिटमस पेपर। अब देखिए लिटमस पेपर जो है प्रकृति में पाए जाने वाले लाइकेन नामक पौधों से प्राप्त किया जाता है।
या लिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, अगर उसका रंग हम देखें तो हम लोगों ने देखा था कि अम्ल जो नीले लिटमस पेपर था वो अम्ल के साथ कैसा हो जा रहा था, लाल, और लाल लिटमस पेपर क्षारक के साथ कैसा हो जा रहा है, नीला हो जा रहा है। नेक्स्ट अगला है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ कैसा रंग दे रहा है, लाल दे रहा है, जबकि क्षारक के साथ कैसा रंग दे रहा है, पीला रंग दे रहा है। ऐसे ही पनाप्तलीन, पनाप्तलीन अम्ल के साथ उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, रंगहीन है। अब यहाँ पर यदि हम देखें क्षारक के साथ देखें तो गुलाबी रंग दे रहा है। तो इस तरह से ये सूचक हमें अम्ल और क्षारक की पहचान कराने में मदद करते हैं। अतः हम कह सकते हैं वे सभी पदार्थ जो अम्ल और क्षारक की पहचान कराते हैं उन्हें सूचक कहा जाता है। देखिए कुछ ऐसे भी सूचक होते हैं जिनकी गंध अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में बदल जाती है, जैसे लौंग तेल, प्याज का रस। तो इन दोनों ही की गंध जो होती है वो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में बदल जाती है, अतः इन्हें गंधीय सूचक कहा जाता है। तो ऐसे सभी पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए आरके कैटालिस्ट क्लास।